नमस्कार, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का निष्क एकेडमी के इस नए लेक्चर में। और समझेंगे हम चार्टर एक्ट 1813 को। इससे पहले वाले लेक्चर में चार्टर एक्ट 1793 को पढ़ाते समय हमने चार्टर एक्ट की सीरीज क्यों चालू की गई थी इसे पूरा डिटेल में समझा था। अब इस वीडियो में हम चार्टर एक्ट 1813 क्यों पास किया गया और जब पास किया गया तो उसमें क्या प्रोविजंस डाले गए इसे पूरा डिटेल्स में देखेंगे। तो देखो, ये तो मैंने पिछले लेक्चर में ही बता दिया था कि जब चार्टर एक्ट 1793 पास किया गया तब उसमें कंपनी को अगले 20 साल के लिए इंडिया में ट्रेड मोनोपोली का अधिकार दे दिया गया था। इसलिए यह स्वाभाविक था कि 20 साल बाद जब कंपनी का अधिकार खत्म होने को आएगा तब कंपनी एक बार फिर नए चार्टर के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ देखेगी। और इसीलिए 1813 में कंपनी के डायरेक्टर्स ने एक बार फिर कंपनी का चार्टर रिन्यू करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने ये बात रखी। तो ये तो एक सीधा सीधा कारण दिखता है जिसके कारण कि चार्टर एक्ट 1813 ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया गया। पर हम इस वीडियो में 1793 से लेकर 1813 तक की उन पूरी घटनाओं और स्थितियों को भी समझेंगे जिनका परिणाम चार्टर एक्ट 1813 के प्रोविजंस में देखने को मिलता है। इतिहासकारों की नज़र से देखा जाए तो उन्होंने 1813 के चार्टर एक्ट को 1793 के चार्टर एक्ट से कहीं ज़्यादा महत्व दिया है। 1813 में जब कंपनी के डायरेक्टर्स ने कंपनी का चार्टर रिन्यू करने की डिमांड रखी तब ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसका जोरदार विरोध हुआ। इंग्लैंड में लोग इस बार ये नहीं चाहते थे कि कंपनी को इस बार फिर ट्रेड मोनोपोली दी जाए। इन 20 सालों में इंग्लैंड बहुत सी परिस्थितियों को देख चुका था जिन सबका असर ईस्ट इंडिया कंपनी के भविष्य पर पड़ने वाला था। तो अब हम उन घटनाओं को एक एक करके समझते हैं जिनका असर 1813 के चार्टर एक्ट पर पड़ा। तो यहां हम ऐसे 5 इवेंट्स पर नजर डालेंगे जिनका की इफेक्ट हमें चार्टर एक्ट 1813 पर देखने को मिलेगा। इनमें से फर्स्ट है कॉन्टिनेंटल सिस्टम ऑफ नेपोलियन, सेकेंड है सपोर्ट ऑफ लाइजर-फेयर थ्योरी बाय एडम स्मिथ, थर्ड है प्रोपोगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी बाय क्रिश्चियन मिशनरीज, फोर्थ है फ्री ट्रेड कैंपेन्स इन इंग्लैंड एंड फिफ्थ है पॉलिटिकल चेंजेस इन इंग्लैंड। तो पहले देखते हैं नेपोलियन के कॉन्टिनेंटल सिस्टम को। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने जन्म दिया था नेपोलियन बोनापार्ट को। नेपोलियन ने लगभग पूरे यूरोप पर अपना कब्जा कर लिया था, पर एक तरफ से इंग्लैंड लगातार नेपोलियन को रोकने के लिए अलायंस बना रहा था और वो अपने इन अलायंस कंट्रीज को फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहा था। इसलिए नेपोलियन ने इंग्लैंड से वॉर करके उसे हराने की भी कोशिश की थी, पर यह सारी कोशिशें बेकार गई। इसलिए नेपोलियन ने इंग्लैंड को इकोनॉमिकली कमजोर करने का एक प्लान बनाया। नेपोलियन ने 1806 और 1807 में 2 ऑर्डर जारी किए जिसे बर्लिन डिक्री और मिलान डिक्री बोलते हैं। इन डिक्रीज में नेपोलियन ने यूरोप के सभी देशों को यह आदेश दिया कि वे इंग्लैंड से किसी भी तरह का व्यापार ना करें, और इसी व्यवस्था को कॉन्टिनेंटल सिस्टम बोला जाता है। हालांकि बोला जाता है कि यह कॉन्टिनेंटल सिस्टम नेपोलियन का एक फेल अटेम्प्ट था जिसका अल्टीमेट नुकसान आखिरी में नेपोलियन को ही उठाना पड़ता है। पर इस सिस्टम ने पर्टिकुलरली कुछ समय के लिए तो इंग्लैंड के मर्चेंट्स को परेशान कर ही दिया था, जिसकी वजह से इंग्लैंड के मर्चेंट्स ने गवर्नमेंट से यह अपील की कि एशिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को खत्म करके वहां का मार्केट सभी के लिए खोल दिया जाए। तो जब हम चार्टर एक्ट 1813 के प्रोविजंस पढ़ेंगे तब देखेंगे कि इस इंसिडेंस का इफेक्ट चार्टर एक्ट में क्या पड़ा। अब सेकंड इवेंट देखते हैं, सपोर्ट ऑफ लाइजर-फेयर थ्योरी बाय एडम स्मिथ। लाइजर-फेयर एक फ्रेंच वर्ड है जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब होता है लेट देम डू, और हिंदी में इसका मतलब हुआ हस्तक्षेप ना करना, और इकोनॉमिक्स की भाषा में इसका मतलब होता है मार्केट को खुला छोड़ देना चाहिए और मार्केट में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। अब एडम स्मिथ, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, उन्होंने 1776 में एक किताब लिखी, वेल्थ ऑफ नेशन। इस किताब में इन्होंने लाइजर-फेयर थ्योरी को सपोर्ट किया और फ्री ट्रेड और फ्री मार्केट पर भी जोर दिया। लाइजर-फेयर थ्योरी को एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन ने ही फेमस किया था। वेल्थ ऑफ नेशन में एडम स्मिथ ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में लिखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्य और उसके लोगों को महान सेवा प्रदान की। फिर इन्होंने कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को भी सही ठहराया और कहा कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के फायदे के लिए भी काम किया, पर क्षेत्रीय विस्तार होने के बाद इसकी भूमिका और ट्रेड मोनोपोली में संशोधन की आवश्यकता थी,
क्योंकि कंपनी के हित राज्य के हित के विपरीत थे। स्थायी एकाधिकार किसी भी राष्ट्र के हितों के लिए हानिकारक होते हैं। कंपनी ने कृत्रिम रूप से कीमतें बढ़ाई, बर्बादी और धोखाधड़ी को प्रोत्साहित किया और भारत में ब्रिटिश सरकार के संप्रभुत्व हितों को हस्तक्षेप किया। ये शब्द एडम स्मिथ ने अपनी किताब में ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में लिखे थे। इसके बाद 19वीं सदी की शुरुआत से ही लाइज़ेस्फेयर थ्योरी का असर पूरे इंग्लैंड में देखा जा रहा था और इसी की वजह से इंडिया के मार्केट से भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को हटाकर वहां का मार्केट भी सबके लिए ओपन करने की डिमांड की जाने लगी। अब थर्ड फैक्टर देखते हैं, प्रोपोगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी बाय क्रिश्चियन मिशनरीज। क्रिश्चियनिटी की शुरुआत एशिया में हुई। इसके बाद ये रिलीजन एशिया से निकलकर यूरोप तक पहुंचा। फिर यूरोप द्वारा क्रिश्चियनिटी को बाकी की दुनिया में पहुंचाया गया। 15th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी के बीच के पीरियड को एज ऑफ एक्सप्लोरेशन या एज ऑफ डिस्कवरी के नाम से भी जाना जाता है। इस पीरियड में यूरोप के कुछ देश, जिनमें पोर्चुगल, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस शामिल थे, इनके द्वारा दुनिया के अलग अलग हिस्सों में किसी कमांडर के अंडर में जहाजों को भेजा जाने लगा। इन जहाजों की इस यात्रा के दौरान नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जैसे नए नए कॉन्टिनेंट्स की भी खोज हुई, जिसे कि उस समय न्यू वर्ल्ड का नाम दिया गया। इसके बाद अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स पर इन यूरोप के देशों ने अपना अपना कब्जा किया। फिर यहां क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट किया। यही काम अफ्रीका और एशिया की कंट्रीज के साथ भी किया गया। अब जब इंडिया पर भी एक यूरोपियन कंट्री के द्वारा भेजी गई एक कंपनी का रूल था, तब इंग्लैंड में भी ये डिमांड उठ रही थी कि इंडिया में भी क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजकर यहां भी क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट किया जाए। इसी सिलसिले में जब 1793 में चार्टर एक्ट पास किया जा रहा था, तब दो इंग्लिशमैन चार्ल्स ग्रांट और विलियम विल्बरफोर ने इस चार्टर में इंडिया में कंपनी की टेरिटरीज में क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करने का क्लॉज भी डलवाने की कोशिश की, पर ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स ने इसका विरोध किया और 1793 के चार्टर एक्ट में इस क्लॉज को नहीं डाला गया। कंपनी के डायरेक्टर्स ये नहीं चाहते थे कि मिशनरीज द्वारा कुछ भी ऐसा काम किया जाए जिससे कि इंडिया में रह रहे हिंदू और मुस्लिम के सेंटिमेंट्स प्रभावित हों। इनका मानना था कि अगर इंडिया में मिशनरीज रिलीजियस काम करेंगी तो इससे कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल काम को नुकसान होगा। 1806 में कंपनी के डायरेक्टर्स की इस सोच को और मजबूती भी मिली जब 10 जुलाई 1806 में वेल्लोर में अंग्रेजों के विरुद्ध एक रिवोल्ट हुआ, जिसे आज वेल्लोर रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये रिवोल्ट 1857 के रिवोल्ट से करीब 50 साल पहले हुआ था और इसे इंडियंस का ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट पहला रिवोल्ट भी माना जाता है। जिस तरह से 1857 के रिवोल्ट में मुगल रूलर बहादुर शाह को रिवॉल्यूशनरीज ने अपना रूलर नियुक्त कर दिया था, ठीक उसी तरह वेल्लोर के रिवॉल्यूशन में भी टीपू सुल्तान के बेटे को रूलर नियुक्त करने की कोशिश की गई थी। वेल्लोर रिवॉल्यूशन का रीजन ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन सोल्जर्स थे, उनके रिलीजियस सेंटीमेंट्स को आहत पहुंचाना ही बताया जाता है। इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि नवंबर 1805 में एक नया ड्रेस कोड लाया गया था, जिसके तहत हिंदुओं को उनके माथे पर तिलक लगाने से और किसी भी तरह के रिलीजियस ड्रेस पहनने से मना कर दिया गया। इसी के तहत मुस्लिमों को भी उनकी दाढ़ी और मूंछ ट्रिम करने के लिए बोला गया। इसके साथ सर पर पहनने के लिए एक ऐसी टोपी को कंपलसरी किया गया जिसमें बोला जाता है कि लेदर का इस्तेमाल हुआ था, और साथ ही इस तरह की टोपी उन लोगों को पहनाई जाती थी जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए थे। इन सब कारण से हिंदू और मुस्लिम दोनों में काफी असंतोष फैला था, जिस वजह से 10 जुलाई 1806 में वेल्लोर में रिवोल्ट हुआ। इस इंसिडेंस के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स द्वारा क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में आने से रोकने के फैसले को और बल मिला। अब यहां पर एक कैरेक्टर है जिसके बारे में बिना बात किए इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा किए गए काम की बात करनी अधूरी होगी, और वो शख्स है विलियम कैरी। ईयर 1793 में विलियम कैरी इंग्लैंड से चलकर 5 महीने की यात्रा करके इंडिया में कलकत्ता पहुंचता है। इस 5 महीने की यात्रा के दौरान कैरी ने बंगाली लैंग्वेज सीखना शुरू कर दिया था। इंडिया में पहुंचने के बाद कैरी कलकत्ता के पास एक छोटे से गांव में इंडिगो डाई करने की फैक्ट्री में मैनेजर की पोस्ट पर काम करते हुए बाइबल को बंगाली में लिखने का काम करता है। पर विलियम कैरी की प्रेजेंस से ईस्ट इंडिया कंपनी अलर्ट हो जाती है और कैरी को कंपनी की टेरिटरीज छोड़कर जाने के लिए बोलती है। इस वजह से विलियम कैरी इंडिया आने के करीब 6 साल बाद कलकत्ता के पास के शहर सिरामपुर में शिफ्ट हो जाता है, जहां पर डेनिश गवर्नमेंट का कंट्रोल था। इसके बाद क्रिश्चियन मिशनरीज यूरोप से कुछ और लोगों को भी इंडिया भेजती है, जिसमें विलियम वार्ड और जोशुआ मार्शम प्रमुख थे।
तो अब विलियम कैरी, विलियम वार्ड और जोशुआ मार्शम, ये तीनों ने मिलकर बंगाल रीजन में क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करने का काम किया और इन तीनों की जोड़ी को आज भी श्रीरामपुर ट्रायो के नाम से जाना जाता है। हालांकि इन लोगों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज में काम करने की रोक थी, इसलिए तीनों ने अपना काम डेनिश गवर्नमेंट के कंट्रोल वाले रीजन में किया, खास करके श्रीरामपुर में। यहाँ पर विलियम कैरी द्वारा श्रीरामपुर कॉलेज की स्थापना भी की गई। इसके साथ ही विलियम कैरी ने बाइबल को करीब 35 इंडियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, जिसमें कि बंगाली, संस्कृत, पंजाबी, उड़िया, गुजराती, मराठी जैसी और भी भाषाएं थी। इसके साथ ही विलियम कैरी ने यूरोप से एक सेकेंड हैंड प्रिंटर बुलवाया, जिससे कि उसने इंडिया में एक यहाँ की लोकल लैंग्वेज में एक न्यूज़पेपर शुरू किया, जिसे समाचार दर्पण का नाम दिया गया। इस न्यूज़पेपर में कैरी ने सती प्रथा और भ्रूण हत्या के विरोध में लिखना शुरू किया। इसके बाद ईयर 1800 के एंड में इनके द्वारा कृष्णपाल नाम का पहला हिंदू क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया गया। कैरी के 41 ईयर्स के इंडिया के कार्यकाल में करीब 700 लोगों ने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया। विलियम कैरी के इस पूरे काम को बंगाल और इंग्लैंड में बहुत रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाने लगा। तो अब जब 1813 में नया चार्टर एक्ट लिखा जा रहा था, तब विलियम कैरी ने इंग्लैंड के लोगों में खुद के लिए एक बहुत सम्मान भरी जगह बना ली थी। और साथ ही साथ चार्ल्स ग्रांट, जिसने कि 1793 के चार्टर एक्ट में क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया भेजे जाने की बात कही थी, 1813 आते आते तक अब वो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर बन चुका था। तो अब इन सब चीज़ों का 1813 के चार्टर एक्ट पर क्या असर पड़ा, ये हम चार्टर एक्ट के प्रोविजंस पढ़ते समय देखेंगे। अब फोर्थ पॉइंट को समझते हैं, फ्री ट्रेड कैंपेन्स इन इंग्लैंड। 1760s की इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। इसके बाद से इंग्लैंड की कुछ सिटीज जैसे लिवरपूल, मैनचेस्टर, ब्रिस्टल, बर्मिंघम और स्कॉटलैंड की ग्लासगो जैसी सिटीज मैन्युफैक्चरिंग और कॉटन इंडस्ट्रीज के हब बन गए थे और इन सिटीज में फाइनल प्रोडक्ट बनाकर उसे अमेरिका में एक्सपोर्ट किया जाता था। पर ये सिटीज लॉबीज बनाकर ब्रिटेन की पार्लियामेंट को प्रेशराइज कर रही थी कि इंडिया का मार्केट भी ओपन कर दिया जाए, ताकि वहां भी ये अपने गुड्स को सेल कर सके। 1793 के चार्टर एक्ट को पास करते समय भी ये कोशिश की गई थी, पर 1793 में इन्हें सफलता नहीं मिली थी। पर 1812 में इंग्लैंड और अमेरिका के बीच वॉर हो जाता है। इस वॉर की वजह से इन सिटीज द्वारा जो एक्सपोर्ट अमेरिका के मार्केट में हो रहा था, उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब इस वजह से इंडिया के मार्केट को ओपन करने की डिमांड रफ्तार पकड़ लेती है, जिसका की इफेक्ट हमें चार्टर एक्ट 1813 में देखने को मिलेगा। और अब देखते हैं लास्ट पॉइंट, पॉलिटिकल चेंजेस इन इंग्लैंड। चार्टर एक्ट पास होने से ठीक एक साल पहले 1812 में इंग्लैंड में 2 पोजीशन में लीडरशिप चेंजेस आए, जिसका इफेक्ट चार्टर एक्ट 1813 पर भी पड़ा। ये 2 लीडर्स में एक तो थे इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर और दूसरे थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट। 1809 में स्पेंसर पर्सिवल इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बने थे। स्पेंसर के संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ काफी अच्छे थे, जिसका कि फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलता था। पर 11 मई 1812 की शाम को 5 बजे के करीब स्पेंसर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्पेंसर इंग्लैंड के एकमात्र प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका की पद पर रहते हुए हत्या की गई हो। इसके बाद रॉबर्ट जेनकिंसन इंग्लैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। वहीं दूसरी तरफ 1812 के अप्रैल के महीने में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट रॉबर्ट डुंडास को हटाकर उनकी जगह रॉबर्ट हॉबार्ट को नया प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। ये दोनों नए लीडर्स ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली के फेवर में नहीं थे, जिसका की इफेक्ट हमें चार्टर एक्ट 1813 में देखने को मिलेगा। तो अब हमने इन सारे इंसिडेंट्स को समझ लिया है, पर चार्टर एक्ट 1813 के प्रोविजंस को समझने से पहले एक और चीज है जिसका रिलेशन 1813 के चार्टर एक्ट से है, और वो है 5th रिपोर्ट। तो ये 5th रिपोर्ट क्या है, थोड़ा देख लेते हैं। जब 1798 में लॉर्ड वेल्लेस्ली बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर आए थे, तब उन्होंने एग्रेसिव पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए इंडिया में कंपनी की टेरिटरीज को एक्सपेंड किया। और जब वे 1805 में इंडिया छोड़कर गए, तब उनकी इन पॉलिसीज की वजह से कंपनी के ऊपर करोड़ों का कर्जा चढ़ चुका था। अब इसके कारण 1808 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट से लोन मांगा। तब हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा एक सिलेक्ट कमेटी बनाकर कंपनी की वर्किंग के ऊपर रिपोर्ट बनाकर मांगा गया। तब जुलाई 1812 में इस कमेटी ने कंपनी की वर्किंग के ऊपर एक रिपोर्ट बनाकर ब्रिटिश पार्लियामेंट को दिया, और इसी रिपोर्ट को 5th रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है।
कंपनी के ऊपर अब तक जितनी भी रिपोर्ट बनाई गई थी ये उस सीरीज में 5वें नंबर की रिपोर्ट थी, इसीलिए इसे 5th रिपोर्ट का नाम दिया गया था। तो अब हम देखेंगे चार्टर एक्ट्स के प्रोविजंस को। फर्स्ट पॉइंट, with exception of trade in tea and trade with China, this charter abolished the trade monopoly of East India Company। मतलब सिर्फ चाय के ट्रेड और चाइना के साथ होने वाले ट्रेड को छोड़कर इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे ट्रेड से मोनोपोली को खत्म करके इंडिया का मार्केट इंग्लैंड की बाकी सारी कंपनीज के लिए भी खोल दिया। मतलब इस चार्टर एक्ट से पहले जब इंग्लैंड की बाकी कंपनीज गवर्नमेंट पर प्रेशर बना रही थी कि इंडिया का मार्केट सभी के लिए ओपन कर दिया जाए, तो इसी के चलते इस प्रोविजन को डाला गया और चाय और चाइना को छोड़कर बाकी सभी जगह से ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। सेकेंड पॉइंट, द कंपनी वॉज ग्रांटेड द राइट ओवर द इंडियन पोजेशंस एंड रेवेन्यू फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 सालों के लिए इंडिया की टेरिटरीज पर और इंडिया से मिलने वाले रेवेन्यूज पर अधिकार दे दिया गया। थर्ड पॉइंट, इन चार्टर इट वॉज मेंशन्ड दैट द सोवर्जिनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया। मतलब इस चार्टर में यह भी कह दिया गया कि इंडिया में कंपनी की जो भी टेरिटरीज हैं उन पर ब्रिटिश क्राउन का अधिकार होगा। फोर्थ पॉइंट, अ लाइसेंस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड through which British merchants and Christian missionaries were permitted to come and settle in India। मतलब इस एक्ट द्वारा एक लाइसेंस सिस्टम चालू किया गया जिसको इशू करके ब्रिटेन के मर्चेंट्स और क्रिश्चियन मिशनरीज के लोगों को इंडिया में आकर रहने और अपना काम करने की परमिशन दी जाती थी। इस लाइसेंस को इशू करने की पावर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दी गई थी और अगर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसी ब्रिटिश सिटीजन को लाइसेंस ना दे तब वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास जाकर उनसे लाइसेंस ले सकता था। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज ने और इंग्लैंड के अलग अलग सिटीज के मर्चेंट्स ने लॉबीज बनाकर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट पर प्रेशर बनाया था, उस रीजन से इस लाइसेंस सिस्टम को चालू करके उन्हें इंडिया में आकर रहने और अपना काम करने की परमिशन दी जाने लगी। फिफ्थ पॉइंट, दिस चार्टर प्रोवाइडेड अ प्रोविजन टू स्प्रेड वेस्टर्न एजुकेशन अमंग नेटिव्स ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। मतलब इस चार्टर एक्ट के एक प्रोविजन में यह बोला गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी हर साल 1 लाख रुपये निकालेगी जिससे कि इंडिया के अंदर जहां भी ब्रिटिश टेरिटरीज है वहां के लोगों को वेस्टर्न एजुकेशन दिया जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट, द चार्टर एक्ट एस्टैब्लिश्ड एन ecclesiastical डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कंपनी वॉज अलाउड टू अपॉइंट 1 बिशॉप एंड 3 आर्कडिकन्स टू लुक आफ्टर द रिलीजियस वेलफेयर ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया। मतलब इस एक्ट ने इंडिया में रह रहे क्रिश्चियंस लोगों के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक एक्लेसियास्टिकल डिपार्टमेंट बनाया। एक्लेसियास्टिकल का मतलब होता है जिसका रिलेशन क्रिश्चियनिटी से हो। अब कंपनी द्वारा 1 बिशॉप और 3 आर्कडिकन्स को अपॉइंट किया जाने लगा जो कि क्रिश्चियनिटी के वेलफेयर का काम करेंगे। इस एक्लेसियास्टिकल डिपार्टमेंट को इंडिया को फ्रीडम मिलने के 1 साल बाद 1948 में बंद कर दिया गया। सेवेंथ पॉइंट, Haileybury College, established in England in 1806 for the training of civil servants, was given statutory status under Charter Act of 1813। मतलब 1806 में इंग्लैंड में बने हेलीबरी कॉलेज को, जो कि कंपनी के सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग देने के लिए बनाया गया था, उसे अब स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया। स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल जाना मतलब कि पार्लियामेंट द्वारा एक्ट बनाकर उसे मान्यता दे देना। एट्थ पॉइंट, This Charter Act authorized local government in India to levy taxes on persons and could punish them for not paying taxes। मतलब ये एक्ट इंडिया की लोकल गवर्नमेंट को लोगों पर टैक्स लगाने की परमिशन देता है और साथ ही अगर लोग टैक्स ना दें तो उन्हें पनिशमेंट देने की पावर भी देता है। तो यहाँ पर हमने चार्टर एक्ट 1813 के सारे प्रोविजंस को देख लिया है और अब हम ये भी समझ सकते हैं कि 1793 से लेकर 1813 के बीच होने वाले जिन 5 इंसिडेंट्स को हमने देखा था उसका क्या इफेक्ट 1813 के चार्टर एक्ट पर पड़ा। जैसे कि नेपोलियन की कॉन्टिनेंटल सिस्टम की वजह से जब फ्रांस के मित्र देशों को इंग्लैंड के साथ ट्रेड करने की रोक लगा दी गई, तब इंग्लैंड के ट्रेडर्स और मर्चेंट्स ने इंग्लैंड की गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाया कि इंडिया से ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को खत्म करके उन्हें भी इंडिया के साथ ट्रेड करने दिया जाए।
दूसरी तरफ एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन द्वारा लाइजर फेयर थ्योरी को सपोर्ट करने से इंग्लैंड में इस थॉट को बहुत समर्थन मिल रहा था कि मार्केट में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए और मार्केट हर किसी के लिए खुला होना चाहिए। और इन सब के साथ जब इंग्लैंड के मर्चेंट्स ने लॉबी बनाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाया कि इंडिया से ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को खत्म करके उन्हें भी इंडिया में ट्रेड करने का मौका दिया जाए, तब इन सब का नतीजा ये हुआ कि 1813 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर रिन्यू करते समय सिर्फ चाय और चाइना के साथ ट्रेड को छोड़कर बाकी सभी जगह से कंपनी की मोनोपोली को खत्म करके बाकी दूसरी कंपनीज को भी इंडिया में ट्रेड करने की परमिशन दे दी गई। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि कैसे क्रिश्चियन मिशनरीज भी गवर्नमेंट पर प्रेशर बना रही थी कि उन्हें भी इंडिया में कंपनी की टेरिटरीज में जाने की परमिशन दी जाए, जिससे कि वो इंडिया में भी क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट कर सके। इसका भी इफेक्ट हमने चार्टर एक्ट 1813 में देखा था कि कैसे क्रिश्चियन मिशनरीज को भी अब इंडिया में आने की परमिशन दे दी गई थी। और लास्टली ईस्ट इंडिया कंपनी को एक और झटका तब लगा जब इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर स्पेंसर परसेवल का 1812 में एसेसिनेशन हुआ, जिसके की बाद कंपनी के डायरेक्टर्स जिनका रिलेशन स्पेंसर के साथ अच्छा था और हो सकता था कि इससे वो कंपनी की मोनोपोली को बचा सकते थे, पर स्पेंसर के एसेसिनेशन ने कंपनी की इस उम्मीद को भी खत्म कर दिया और कंपनी की मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। तो यहाँ पर हमारा ये चार्टर एक्ट 1813 का लेक्चर खत्म होता है। इसके बाद हम फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर में जिसमें चार्टर एक्ट 1833 को समझेंगे। थैंक यू।